आज का जो चैप्टर है हमारी बदलती पृथ्वी, तो आज हम क्लास 7 का चैप्टर 3 करेंगे, जिसमें बताया गया है हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में। इसलिए इसके पिछले वाले चैप्टर में पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर्यावरण के को लेकर बताया गया था। उसका टॉपिक था जो मैं क्लास ले चुकी हूँ इसका। तो आज का जो वीडियो होगा हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में बताया जाएगा। इससे पहले हम आपको चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको बता दें कि अगर आप सीटेट का एग्जाम सोच रहे हैं कि हम पास कर जाएं, तो आपको एनसीईआरटी बुक का नोट्स या बुक रीड करना ही पड़ेगा। अगर आप एनसीईआरटी बुक नहीं रीड कर पा रहे हैं, एक एक लाइन आपको पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो आपको ये वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है। ये जो वीडियो मैं बना रही हूँ, एक एक लाइन एनसीईआरटी बुक का लिख लिख करके मैं आपके समक्ष ला रही हूँ, जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। तो देर ना करते हुए चलते हैं चैप्टर की तरफ। और सबसे पहला जो बताया गया है स्थल मंडल के बारे में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कृपया लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और इसे शेयर करते रहिएगा। तो चलते हैं स्थल मंडल के बारे में बताया गया है। इसमें स्थल मंडल जो है अनेक, इसमें सॉरी गलत लिखा, अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिन्हें हम स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। मैग्मा की गति के कारण प्लेट हमेशा घूमती रहती है और मैग्मा जो होता है वृत्तीय रूप में घूमता है। मैग्मा जो अंदर पृथ्वी के अंदर, मैग्मा के बारे में हम आपको बताए थे कि मैग्मा कैसे अग्नि चट्टान में बदलता है और वो अवसादी में बदलता है, अवसादी के बाद अवसादी सेल में बदलता है, इसके बाद क्रांतिक सेल में बदलता है। तो इसमें भी मैग्मा जो है वो वृत्तीय आकार में घूमता रहता है प्लेट, और प्लेट जैसे ही मैग्मा घूमेगा तो उसके साथ साथ जो पृथ्वी का प्लेट है वो भी घूमेगा। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होती है, जो अंदर में घटित होती है, जो अंदर बल लगता है, उसको से अंतर्जनित बल कहते हैं, एंडोजेक फोर्स कहते हैं। ये एंडोजेक याद रखना है, अंतर्जनित बल और एंडोजेक, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन आ सकता है एग्जाम में। एंडोजेक फोर्स क्या है, फिर मतलब इंग्लिश और हिंदी दोनों आपको ध्यान में रखना होगा। फिर हम देखेंगे बहिर्जनित बल, जिसे एक्सोजेनिक फोर्स कहा जाता है, जो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होती है। ये जो फोर्स होती है उस सतह पे, और एंडोजेनिक जो फोर्स है वो पृथ्वी के अंदर उत्पन्न होती है। पृथ्वी की गतियाँ, इसमें आपको अंतर्जनित बल और बहिर्जनित बल के बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आया था। किस कारण अंतर्जनित बल कौन कौन से हैं, किस कारण से अंतर्जनित बल लगता है। तो अंतर्जनित बल लगता है तो कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है। आपको बता दें, आकस्मिक बल जो है, भूकंप होता है, ज्वालामुखी होती है, भूस्खलन होता है, पटल विरूपण पर पर्वत का निर्माण होता है। जैसा हमारा जो हिमालय है वो मोरदार पर्वत है, जो दिन प्रतिदिन उसमें बढ़ोतरी हो रही है। बहिर्जनित बल, इसमें क्या होता है, बहिर्जनित बल में क्या होता है, अपर्दन होता है, नदी का बहाव होता है, पवन मिट्टी को लेकर के यहाँ से उड़ा करके वहाँ ले जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, समुद्री तरंगे उत्पन्न होती है, हिमनद बनता है। ये सब बहिर्जनित के एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है। और ये अंतर्जनित बल के एग्जाम्पल है आकस्मिक बल और पटल विरूपण। आकस्मिक बल में भूकंप, ज्वालामुखी, भूस्खलन आ जाता है, और पटल विरूपण में पर्वत का निर्माण आता है। प्लेटों की गति के कारण पृथ्वी पर कंपन होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, भूकंप बोलते हैं। जब प्लेट गति करता है मैग्मा के कारण तो पृथ्वी पर भूकंप होती है, कंपन होती है। भूप्रपट्टी के नीचे वह स्थान जहाँ कंपन आरंभ होती है उसे उद्गम केंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र जो होता है प्रपट्टी के नीचे होता है, आपको ये ध्यान में रखना है। उद्गम केंद्र के बारे में एग्जाम में आया था क्वेश्चन। और उद्गम केंद्र के भू स्तर पर, जो उसके निकटतम स्थान, उद्गम केंद्र के सीधा जो भू स्तर पर जहाँ भू स्था है, वहाँ पे जो निकटतम स्थान होता है उसे अभिकेंद्र कहते हैं। जो एग्जाम में आपको अभिकेंद्र और उद्गम केंद्र के बारे में पूछा गया है, तो उद्गम केंद्र पृथ्वी के नीचे लगता है और अभिकेंद्र जो होता है वो पृथ्वी के सतह पर आता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, ये जो है आपको उद्गम केंद्र है, ये आपको दिखा दी हूँ। ये पृथ्वी के यहाँ से प्लेट मूव किया, या ये यहाँ पे भूकंप का उद्गम केंद्र हो गया, और सीधे यहाँ पे जाएंगे सतह पर अभी अधिक केंद्र हो जाएगा, और ये प्लेट की सीमा हो जाएगी। प्लेट एक दूसरे से कैसे टक्कर दे रहा है, ये आपको ये दूसरा, एक पहला प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है।
भूकंपीय तरंग 3 प्रकार के होते हैं, जो आपको ध्यान में रखना है कि भूकंप 3 प्रकार के होते हैं। पी तरंग जिसे अनुदैर्ध्य तरंग बोलते हैं, एस तरंग जिसे अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं, और एल तरंग जो है पृष्ठीय तरंग होता है। गुजरात के भूज शहर में 26 जनवरी 2001 को 6.9 की तीव्रता से आया भूकंप जो था वो बहुत ही विनाशकारी भूकंप था, जो 26 जनवरी के दिन आया था। वहाँ बहुत ही बड़ा जो 6.9 जो होता है बहुत ही विनाशकारी भूकंप होता है। तो आपको भूकंप की तीव्रता को भी याद रखनी है कि किस पॉइंट में कितना प्रभाव उत्पन्न करता है भूकंप। भूकंप की जो तीव्रता है वो रिक्टर स्केल पे मापा जाता है, और इसका जो है 2.0 से अगर कम है तो प्रभाव है नहीं के बराबर दिखेगा। थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि मूव हो गया है, थोड़ा सा पंखे उंखे या सामान सब हिलता डुलता नजर आएगा। 5.0 जो है वो क्षति पहुंचाता है, इसमें आपको फील होगा और बहुत देर तक, थोड़ी देर तक पृथ्वी कंपन करेगी, जिससे थोड़ा बहुत हानि पहुंच सकता है। 6.0 जो है भयानक शक्तिशाली होता है और ये अधिक हानि पहुंचाता है। 7.0 ये सर्वाधिक विनाशकारी, इससे में बहुत कम बचने का चांस होता है, ये बहुत ही विनाशकारी भूकंप होता है। तो आपको 2.0, 5.0, 6.0, 7.0 ये सब याद रखना है, किस तरह से क्रम में आपको लगाने के लिए आ सकता है। अपक्षय और अपर्दन के बारे में आपको जानना है। ये दृष्ट भूमि लगातार विघटित होती है। पृथ्वी के शैलों को टूटने से जो अपक्षय होता है तथा भू द्रव पर जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाली क्षय को क्या बोलते हैं? अपर्दन बोलते हैं। पृथ्वी के शैल को जब टूटता है तो उसका अपक्षय होता है, जल उसे ले जाकर के इधर से उधर करते हैं, तो फिर पवन और हिम जैसे टकरा टकरा करके वो इधर से एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, और इस तरह से शैलों का अपर्दन होता है। हम वृक्ष लगा करके, पौधे लगा करके इस अपर्दन को रोक सकते हैं। इसमें आपको याद रखना है कि पृथ्वी के शैलों को टूटने से अपक्षय होता है, और जब पृथ्वी के शैल टूटता है तो अपक्षय होता है, और भू दृश्य पर जब जल, पवन, हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाली क्षय को हम अपर्दन कहते हैं। तो आपको अपक्षय और अपर्दन के बारे में जानना था। नेक्स्ट हम देखेंगे सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। जलप्रपात के बारे में बताया गया है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजल है, जो दक्षिण अमेरिका में है। एंजल जो जलप्रपात है, जो वाटरफॉल है, वो दक्षिण अमेरिका में है, और नियाग्रा जो है कनाडा में है, जो उत्तर अमेरिका में पड़ता है। अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात है। ये सब ऊंचाई की दृष्टि से सबसे एंजल सबसे बड़ा, उसके बाद नियाग्रा, उसके बाद विक्टोरिया है। रिसर्च के बारे में आपको इससे क्वेश्चन आया था, और बहुत बार क्वेश्चन आया था, जो मैं चित्र के साथ बताने का प्रयास कर रही हूँ। नदी का मोरदार मार्ग को विसर्प कहते हैं, मोरदार मार्ग है उसे विसर्प कहते हैं। जब ये कोई भी मान के चलिए ये वाटर है, सी है, इसमें पहाड़ है, जो भी ये पहाड़ है, इसमें अगर पानी थोड़ा सा इसमें कटाव कर देता है, थोड़ा सा ही कटाव करता है, तो ये समुद्री मार्ग बन जाता है। इसके अंदर से पानी कटाव करते करते पानी जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक आर पार होने लगता है, तो वो समुद्री मार्ग बन जाता है। इसके बाद ये थोड़ा सा जो होल करता है, पूरा नहीं करता, उसे तटीय महराब बोलते हैं। जो शैल है, पानी से तोड़ तोड़ कर अलग कर देता है, उसे स्टैक बोलते हैं। ये स्टैक हो गया, ये तटीय महराब हो गया, और ये समुद्री मार्ग हो गया। तो आज के लिए इस चैप्टर में इतना ही। कैसा लगा आपको ये क्लास, आप कृपया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, साथ ही शेयर कर दीजिएगा। आपको मेरे साथ बने रहने के लिए